हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी परिवार फिजिक्स वाला पर। और बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्वावृत्त लेखन, सूचना लेखन और संदेश लेखन। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों को कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्वावृत्त लेखन को। उसके बाद हम समझेंगे स्वावृत्त लेखन की विशेषताएं और सावधानियां, किस प्रकार से स्वावृत्त लिखना चाहिए और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आगे के क्रम में हम स्वावृत्त के प्रारूप एवं उदाहरणों से परिचित होंगे और सबसे अंत में हम जानेंगे सूचना लेखन एवं संदेश लेखन को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वावृत्त होता क्या है। स्व का अर्थ होता है स्वयं, वृत्त का अर्थ होता है चर्या, यानी स्वयं की चर्या, स्वयं की जानकारी। तो इस प्रकार से स्वावृत्त का अर्थ होता है स्वयं की जानकारी। और पारिभाषिक रूप में यदि बात करें तो हम कह सकते हैं स्वावृत्त लेखन से आशय स्वयं के लिखित विवरण से है, यानी कि जब हम अपनी जानकारी, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को लिखकर किसी के सामने व्यक्त करते हैं, वही होता है स्वावृत्त लेखन। आगे देखते हैं बच्चों, स्वावृत्त का प्रयोग नौकरी एवं रोजगार पाने के लिए किया जाता है। मूलतः बेटा जो स्वावृत्त है इसे हम बायोडेटा, रिज्यूमे, सीवी, इन सारे नामों से भी जानते हैं, परंतु इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है रोजगार की प्राप्ति करना और नौकरी पाना। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है। फिर देखिए आगे क्या है। स्वावृत्त लेखन में अपनी व्यक्तिगत जानकारियां, शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक अनुभव एवं योग्यताओं का उल्लेख किया जाता है। तो देखो बेटा, ये तो था स्वावृत्त का परिचय। स्वावृत्त के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारियां, व्यावसायिक जानकारियां, शैक्षणिक योग्यता और अपने अनुभव ये बताना अनिवार्य होता है। ये स्वावृत्त का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। आइए बच्चों, अब बात करते हैं स्वावृत्त लेखन की विशेषताओं की या गुणों की। तो देखिए, स्वावृत्त में दी गई सभी जानकारियां सत्य होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है कि स्वावृत्त आकर्षक एवं सुंदर होना चाहिए और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर तरीके से टंकित भी होना चाहिए या लिखा होना चाहिए। फिर आगे विशेषता है कि स्वावृत्त में जो भाषा शैली होती है वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। स्वावृत्त में जानकारी देते समय अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, मतलब किसी भी बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि आपने किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के उसका वर्णन कर दिया, अपने बारे में कुछ बातें असत्य कह दी। इस तरीके से आपको किसी भी बात को नहीं कहना चाहिए। अब बच्चे हम बात करते हैं कि स्वावृत्त का प्रारूप किस प्रकार से होता है, यानी कि एक स्वावृत्त किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले ना, स्वावृत्त की सबसे ऊपर आपको देना होता है हेडिंग या शीर्षक। फिर बाद में आप बताते हैं उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी या व्यक्तिगत विवरण। फिर अंत में जब व्यक्तिगत विवरण आप लिख देते हैं उसके बाद शुरुआत होती है आपके व्यक्तिगत विवरण की। तो उसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, दूरभाष, ईमेल, ये सारी व्यक्तिगत चीज़ें आपको बताना पड़ता है। फिर जब आपका व्यक्तिगत जानकारी वाला जो क्रम होता है वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको बताना होता है शैक्षणिक योग्यताएं, कि आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, आपने कौन कौन सी कक्षा पास की है, आपने किस विद्यालय से पढ़ाई की है, आपने किस बोर्ड में परीक्षा दी है। तो शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं ये सब आपको देनी होती हैं। और इसके साथ ही जब आप शिक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां दे देते हैं तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता वाला बिंदु होता है वो पूर्ण हो जाता है। इसके बाद बेटा आता है अन्य योग्यताएं, यानी कि शिक्षा के अलावा आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं। फिर बात होती है उपलब्धियों पर कि भाई योग्यता तो और भी है, कि आपने पढ़ाई के साथ साथ और विशेष किया है। फिर उसके बाद बात की जाती है उपलब्धियों की, कि आपके पास कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। जब हम स्वावृत्त लेखन करेंगे तब हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे भी और समझेंगे भी। फिर बेटा एक आगे की बात है कि कार्यानुभव, कि भाई आपके पास उपलब्धियां हैं तो आपने के पास कार्य अनुभव क्या क्या है, यानी कि आपकी किन किन दिशाओं में आपका अनुभव है, आपने कार्य के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ों का अनुभव प्राप्त किया है। बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि स्वावृत्त लेखन के साथ साथ अनिवार्य होता है पत्र लेखन। स्वावृत्त का जब प्रयोग किया जाता है सामान्यतः हिंदी में, तो उसके साथ साथ एक पत्र भी लिखा जाता है और उसके साथ स्वावृत्त को संलग्न करके प्रेषित किया जाता है। परंतु यदि आपसे प्रश्न में, परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न में अगर कहे कि
आपको पत्र लिखना है तब आप पत्र लिखिएगा, और अगर कहता है कि स्ववृत्त का निर्माण मात्र करना है तो स्ववृत्त का निर्माण मात्र करिएगा। परंतु मूलतः यही है, परंपरा यही मानी जाती है कि स्ववृत्त के साथ एक पत्र भी लिखा जाता है और उसके साथ स्वपत्र को संलग्न किया जाता है। तो बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से प्रश्न है उस प्रकार से आपको उत्तर देना है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले और समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि कैसे हम स्ववृत्त को लिख सकते हैं, स्ववृत्त लेखन कैसे हम कुशलता से सीख सकते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, नवभारत टाइम्स में क्लर्क पद हेतु स्ववृत्त लिखिए। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करना है, तो भैया हेडिंग डाल देना सबसे पहले कि स्ववृत्त है अपना, फिर उसके बाद व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं। तो व्यक्तिगत जानकारियाँ देखिए, यहाँ बेटा एक याद रखना कि व्यक्तिगत जानकारी जब आप परीक्षा में लिख रहे हैं, खास तौर पर बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी है, यानी कि आपका जो नाम है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरीके से इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न के अंदर आपको आता है कि कोई नाम दिया गया, जैसे आपका नाम रजत शर्मा है और आप हिंदुस्तान टाइम्स में क्लर्क के लिए स्ववृत्त लिखिए, तब आप अपना नाम लिख सकते हैं। पर यदि प्रश्न में नाम नहीं दिया है तब आपको काल्पनिक नाम का प्रयोग करना है, या फिर वहाँ आबास अदा लिख कर आ जाइएगा, मगर अपना नाम, अपना जो व्यक्तिगत जानकारियाँ वो लिखने से बचिएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आइए वापस समझते हैं कि पत्र की स्ववृत्त लेखन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारियाँ बताना है, इसके अंतर्गत आपको बताना है गीत, अपना नाम, तो हमारा नाम क्या है भाई, इस स्ववृत्त के अनुसार हम हैं गीतमाला शर्मा। फिर पिताजी का नाम तो लाल शर्मा, फिर माताजी का नाम तो माला शर्मा। फिर देखिए जन्म तिथि क्या है, 15 अगस्त 1990। वर्तमान पता, तो देखिए भाई वर्तमान पता ये काल्पनिक पता है बेटा, ठीक है। ये पता है 256/16 गोपालगंज मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक। तो ये काल्पनिक पता था। फिर उसके बाद बात करते हैं दूरभाष की, यानी कि टेलीफोन नंबर की, तो टेलीफोन नंबर भी हमें देना है। फिर बात करते हैं मोबाइल नंबर की, तो आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, और ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ईमेल आईडी का प्रयोग उस तरीके से नहीं किया जाता है क्योंकि आपको सिर्फ लिखना ही है, ये व्यवहारिक नहीं है, पर फिर भी ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो था व्यक्तिगत जानकारी की स्ववृत्त में व्यक्तिगत जानकारी किस प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं कि शैक्षणिक योग्यता किस क्रम में भरी जाती है। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के क्रम में सबसे पहले क्रम कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपके पास कितनी उपलब्धियां हैं, तो उनका क्रम। फिर बाद में परीक्षाएं, कौन कौन सी आपने परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, कौन कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की हैं, विषय क्या क्या थे आपके, श्रेणियां क्या क्या थी और प्रतिशत क्या क्या था। तो देखिए सबसे पहले कक्षा 10वीं, कक्षा 10वीं आपने कहाँ से उत्तीर्ण की है भाई, सीबीएसई से की है। और कौन कौन से विषय रहे हैं हमारे, तो हमारे विषय रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, संस्कृत, संगीत इत्यादि विषय भी रहे हैं। और किस श्रेणी में उत्तीर्ण की है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। प्रतिशत क्या रहा है, तुम्हारे 69% बने हैं। फिर बात करते हैं दूसरी योग्यता की इसी क्रम में, तो हमारी दूसरी योग्यता है 12वीं, और 12वीं में भी सीबीएसई से हमने बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से हमने 12वीं की पढ़ाई की है। फिर क्या किया है भैया, कौन कौन से विषय थे, तो हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, संस्कृत। बेटा यहाँ जो चीज़ें दी हैं वो काल्पनिक हैं, ठीक है। तो ये आपके विषय थे। फिर देखिए हमने पुनः प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और 71% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। फिर देखिए अंतिम योग्यता हमारी क्या है, शैक्षणिक योग्यता स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, ठीक है। और कहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी से। विषय कौन कौन से थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, और साथ ही साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। और जो अंक हैं वो हमें कितने मिले हैं, 75%। तो इस प्रकार से बेटा हमने शैक्षणिक योग्यता भरना है, शैक्षणिक योग्यता की जितने भी कॉलम है उनको फिल करना है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जैसे जैसे आपका स्वावृत्त होगा, यानी कि स्वावृत्त की अपेक्षा क्या है, कि अगर वो कह रहे हैं कि क्लर्क की जॉब के लिए भरिए, तो यहाँ जो योग्यताएं हैं वो क्लर्क के अनुरूप बनिएगा। अगर वो कह रहे हैं शिक्षक के अनुरूप स्वावृत्त बनाइए, तो शिक्षक के अनुरूप ही आपको यहाँ योग्यताएं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु होता है वो होता है शैक्षणिक योग्यताओं के बाद अन्य योग्यताएं। तो भाई क्लर्क के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, क्लर्क को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए
कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा, हिंदी अंग्रेजी भाषा की जानकारी, टाइपिंग स्पीड, हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 शब्द प्रति मिनट है, अंग्रेजी की जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 मिनट प्रति शब्द है। तो बेटा ये थी अन्य योग्यताएं। अन्य योग्यताएं भी बेटा वही लिखिएगा जो उस जॉब से या उस रोजगार से जुड़ी हुई हों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि स्ववृत्त थोड़ा सा आकर्षक हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, अन्य योग्यताओं के बाद बात करते हैं उपलब्धियां। तो इस वाले स्ववृत्त में उपलब्धियों का उल्लेख करना कुछ विशेष नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं था, क्योंकि ये जो था वो स्नातक विषय का जॉब था। तो इस तरीके से बेटा आप अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख कर सकते हैं, अपने कार्य अनुभव भी बता सकते हैं। आइए बच्चों, इस तरीके से हमने स्ववृत्त लेखन को सीख लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा करते हैं संदेश लेखन पर, कि संदेश लेखन क्या होता है, किस प्रकार से संदेश लेखन हमारे लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संदेश का जो अर्थ होता है वो खबर या जानकारी से होता है। किसी भी प्रकार की खबर या किसी भी प्रकार की जानकारी को हम संदेश मानते हैं या संदेश कहते हैं। अब भाई संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमारे पास जो भी जानकारी होती है हम उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास या एक संस्था से दूसरी संस्था के पास पहुंचाते हैं, और वो भी लिखित रूप में, तभी उसे संदेश माना जाता है। संदेश के बेटा 2 रूप माने जाते हैं, एक मौखिक रूप, एक लिखित रूप। तो मौखिक संदेश मूलतः यही चलते फिरते जो हम बात करते रहते हैं, या किसी से किसी के विषय में कोई हमने बात कह दी, वही संदेश पहुंचाना हो गया कि भाई हम जा रहे थे और एक व्यक्ति हमें मिला कि ये बात जो है वो दूसरे व्यक्ति से कह दीजिए, और हमने कह दी। तो इस तरीके से हमने अपना संदेश पहुंचा दिया। परंतु संदेश का जो सबसे प्रमाणिक रूप माना जाता है वो माना जाता है लिखित संदेश। अब हमने जब लिखित संदेश को समझ लिया है तो भैया बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि संदेश लिखते समय, परीक्षा की दृष्टि से संदेश लिखते समय किन किन विषयों पर सावधानियां रखना चाहिए या किन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला विषय है बेटा शब्द सीमा। शब्द सीमा के अंतर्गत ये ध्यान रखना चाहिए कि शब्द सीमा जितनी दी गई हो, जैसे 30 से 40 शब्द, जितनी भी आपको शब्द सीमा दी गई हो उसी शब्द सीमा के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, उस सीमा से ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि शब्द संदेश में मुख्य विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो बात, जिस चीज़ के लिए आप संदेश लिख रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर आगे देखिए, अगली जो सावधानी है वह इस प्रकार से है कि अशुद्धियों का अभाव होना चाहिए। जब भी आप संदेश लिख रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, यानी कि संदेश लिखते समय वर्तनी संबंधी गलतियां, विराम चिन्ह संबंधी गलतियां ये ना हो, क्योंकि ये संदेश को तो बिगाड़ ही देती हैं, साथ ही साथ इन गलतियों के कारण नंबर भी परीक्षा में कट जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर बेटा आगे बात करते हैं, संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावी व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। मतलब छोटा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं संदेश के अंदर, जो बात हम व्यक्त करना चाह रहे हैं वो बहुत ही प्रभावी तरीके से कही गई हो, और फिर जैसा उसका संदर्भ हो उसी संदर्भ के अनुरूप उसको लिखा जाना चाहिए। तो ये सब बातें बेटा हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे भी कि किस प्रकार से संदेश को लिखा जाता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं, आइए बच्चों अब समझते हैं संदेश लेखन के प्रकार, कि संदेश लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा, संदेश लेखन के 2 प्रकार माने जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक लेखन यानी कि वह संदेश जो किसी कार्यालय में प्रचलित हो, कार्यालय से कार्यालय में हो, या एक संस्था के कर्मचारियों के मध्य प्रसारित हो। तो इस प्रकार के जितने भी संदेश होंगे वो कहलाएंगे आपके औपचारिक संदेश। इसी के विपरीत जब संदेश व्यक्तिगत रूप में लिखा जाए, यानी कि व्यक्तिगत संबंधों को आधार बना के लिखा जाए, तो उसको हम कहेंगे अनौपचारिक संदेश, जैसे शुभकामनाएं, बधाई, शोक संदेश इत्यादि। तो इस प्रकार से बेटा हमने संदेशों के प्रकार को समझा। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं संदेश लेखन का प्रारूप क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा, संदेश लेखन का प्रारूप, सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर सबसे पहले शीर्षक में आपको लिखना है संदेश, फिर इस तरफ आपको दिनांक लिखनी है, फिर आपको लिखना है समय, फिर आप लिखेंगे संदेश, कि संदेश वास्तव में है क्या। ठीक है, और फिर आपको लिखना है प्रेषक, यानी कि किसने भेजा है, प्रेषक का नाम क्या है। ठीक है बेटा,
ये सारी बातें आपको लिखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे बेटा और कुछ उदाहरण हल करते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। तो सबसे पहले क्या है, हमारा टाइटल है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं या शुभकामना संदेश। फिर हमने क्या डाला, डेट डाली 15 अगस्त 2020, समय डाला कि हम किस समय इसको लिख रहे हैं, और फिर हमने लिखा अपना संदेश कि भैया स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लें। तो इस प्रकार से हमने संदेश लिखा। अब संदेश के अंत में ये भी बताना पड़ता है कि संदेश लिखा किसने। भैया ये संदेश किसने लिखा है, मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से फिर आगे आपको बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री किस प्रदेश का है, किस जगह का है। बेटा ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये था संदेश उदाहरण का एक प्रकार। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले संदेश को। तो देखिए अगला संदेश है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। अब देखिए भैया कैसे लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल, फिर उसके बाद कोई स्लोगन। देखो बेटा संदेश लिखने का कोई भी परफेक्ट तरीका नहीं होता है, हाँ, पर यह जरूर माना जाता है कि संदेश एक सारगर्भित शब्दों के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। शब्दों का जो नियंत्रण, जो प्रवाह है वो भी उसमें निश्चित होना चाहिए, और थोड़ा बहुत तुक मिजाजी अगर हो तो अच्छी बात है। तो देखिए जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये तो था भैया एक स्लोगन। फिर उसके बाद आते हैं मूल संदेश की ओर। भाई कब लिखा है ये, हमने लिखा है, इसका दिनांक है 20 मार्च 2020, फिर समय है 12:04। फिर देखिए क्या है संदेश के अंतर, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अंत में बेटा संदेश किसने लिखा है वो अपना नाम लिखेगा। तो इस प्रकार से ये एक उदाहरण था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा सूचना लेखन की, कि सूचना लेखन वास्तव में होता क्या है और सूचना लेखन किस प्रकार से कार्य में आता है। तो देखिए सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है, ठीक है। फिर आगे क्या है भाई, ये तो था सूचना। अब सूचना को समझ लीजिए। निश्चित देखो संदेश और सूचना में थोड़ा सा अंतर होता है। सूचना वास्तव में बेटा क्या होता है कि आपकी संक्षिप्तता का अधिक प्रभाव होता है, और दिनांक और स्थान के साथ साथ भविष्य में जो घटना घटने वाली होती है उसको इंगित करती है, उसको बताती है। पर संदेश में क्या होता है, हम तिथि के आधार पर या स्थान या समय के आधार पर एक बात कहते हैं, एक संदेश देते हैं। तो बेटा ये दोनों में अंतर था। आइए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं चीज़ों को आगे और जानते हैं कि सूचना लेखन का प्रारूप क्या है। तो देखिए सूचना लेखन का प्रारूप वही है, सबसे पहले आपको संस्था का नाम डालना है कि भाई संस्था का नाम क्या है, फिर उसके बाद उस बाजू में डालना है दिनांक, फिर डालना है भाई ये सूचना है, क्या है सूचना, फिर डालना है सूचना का विषय, उसके बाद आपको मुख्य सूचना लिखनी है कि सूचना है क्या, फिर सूचना के बाद उस पर लिखना है सबसे अंत में इस तरफ पद नाम, यानी कि किसने ये सूचना जारी की है, ठीक है, उसका पद क्या है, फिर उसके बाद उसका नाम कि पद पर जो व्यक्ति आसीन है उसका क्या नाम है। तो बेटा ये था सूचना का एक सामान्य सा प्रारूप, किस प्रकार से हम सूचनाओं को लिख सकते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। अब सूचना देखिए, सबसे पहले हमने लिखा सूचना, फिर किस संस्था के लिए सूचना प्रकाशित की गई है या किस संस्था ने सूचना प्रकाशित की है, तो भैया वो की है डीवीसी पब्लिक स्कूल ने सूचना प्रकाशित की है। फिर किस संदर्भ में की है भैया, तो नाटक मंचन का आयोजन करने के लिए, ठीक है। फिर दिनांक डाली गई और बताया गया है किस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 3 अगस्त 2019 को अंतिम 2 कक्षा से पहले स्क्रीन टेस्ट
हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित हूँ। और बेटा सबसे अंत में बताना पड़ता है कि किसने इस सूचना को जारी किया है। तो भैया सूचना को जारी किया है संजीव कुमार जी ने, जो कि छात्र सचिव हैं। तो बेटा इस प्रकार से सूचना के प्रारूप से हम परिचित हुए, हमने सूचना का एक उदाहरण देखा। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन हेतु एक सूचना लिखिए। अब देखिए कैसे। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10 अगस्त 2019 को विद्यालयी दोहा गायन प्रतियोगिता विद्यालय के सभागार में आयोजित की जा रही है। इस प्रकार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 जुलाई तक हिंदी साहित्य समिति के सचिव को दें। तो बेटा ये थी सूचना। अब देखिए आगे क्या है। वही सबसे अंत में हमें बताना पड़ता है कि भाई कौन है जिसने सूचना को प्रसारित किया है। तो राहुल शर्मा जी हैं, जो कि सचिव हैं हिंदी साहित्य समिति के। तो इस प्रकार से बेटा इस उदाहरण को भी हमने समझा। ये बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। सामान गुम हो जाने की सूचना बताना है बेटा आगे, कि सामान गुम हो जाने पर हमें किस प्रकार से सूचना लिखनी है। तो देखिए, आप शांति निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा हैं। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर सूचना लिखना है आपको कि आप सूचना दे रहे हैं, फिर दिनांक लिखना है, फिर क्या लिखना है, परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो जाने के कारण। तो ये उसका शीर्षक है। फिर बताना है कि सभी को यह सूचित किया जाता है कि 27 सितंबर, अब बेटा इसमें डेट आपको डालना पड़ेगी, ठीक है, को विद्यालय खेल परिसर में मेरा परीक्षा पत्र प्रवेश पत्र गुम हो गया। उस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक, जिसका अनुक्रमांक भी बताना पड़ेगा कि ये है बेटा, भी अंकित था। यदि किसी को भी वह मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करे। फिर आखिरी में बेटा नाम बताना पड़ेगा और कक्षा बतानी पड़ेगी। ये चीज़ बेटा निर्भर करती है नाम और कक्षा की, किस प्रकार से आपका प्रश्न आता है उसी प्रकार से आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार बेटा हमने संदेश लेखन सीख लिया, स्ववृत्त लेखन सीख लिया और सूचना लेखन सीखा। मिलते हैं कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।